सबसे पहले नए सुनने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और जो दोस्त पहले से सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि और दोस्त भी हमारे साथ मिल सके। शुक्रिया। मगर चाचा, चौधरी सिकंदर डोला नहीं देगा, उसे डोला देना ही पड़ेगा। तू क्या समझता है मैं बेवकूफ़ हूँ या मुझे अपने घर की इज्जत का ख्याल नहीं? चौधरी हयात कहने लगा, पुत्र अगर तेरी तरह मैं भी चुप करके बैठ गया तो दुनिया मेरे मुंह पर थूकेगी, मेरा जीना हराम कर देंगी। लोग कहेंगे जमाल तो लड़का था, उसे बुरे भले की तमीज़ न थी। मगर क्या चाचा की भी मत मारी गई थी, उसने क्यों कुछ न किया? जमाल की माँ हकीम नंद लाल की दवा से ठीक हो गई थी, वो भी उनके पास आ गई। ठीक है पुत्र, चौधरान बोली, तेरे चाचे की बात ठीक है। अब तो वही कर जो ये कहता है, आखिर हमारी भले की ही होगी। आ मेरे साथ, मैं अभी फैसला किए देता हूँ हमें क्या करना पड़ेगा। जमाल की माँ ने अपने देवर के सामने आंचल बिछा दिया और कहने लगी, हयात, अब हमारी इज्जत ज़िंदगी तेरे हाथ में है। अगर जंज न गई, डोला न आया तो मैं जीते जी कब्र में चली जाऊंगी। चौधरी हयात ने उसे तसल्ली दी और जमाल को साथ लेकर बाहर निकला। बड़ी हवेली में बड़े बड़े राठ चौधरियों को ठहराया गया था जिनकी सुडोल घोड़ियां हवेली के हाथे में बंधी थी। चौधरी हयात भतीजे को लेकर बड़ी हवेली में आ गया। उसने गिनती के चंद चौधरी जो दाने पुराने और सियाने समझे जाते थे एक बैठक में बुलाए और बताया कि चौधरी सिकंदर ने डोला देने से इनकार कर दिया है। सब लोग ये खबर सुनकर हैरान शिश्दर रह गए। एक बूढ़े ने पूछा, चौधरी हयात तुम क्या चाहते हो? अगर सियालों की मंग मलक ब्याह कर ले गए तो सारी बरादरी की तौहीन होगी और लोग सियालों को हकीर और कमज़ोर समझेंगे। मैं चाहता हूँ डोला हर हाल में आना चाहिए। ये हम बाद में देखेंगे कि लड़की को बसाएं या तलाक दे दें। ठीक है, एक और आदमी बोला, मुझे चौधरी हयात की बात पसंद है। यह सिर्फ जमाल के ब्याह की बात नहीं, सियालों की इज्जत का मामला है और हम बर्छियों से भी अपनी इज्जत की हिफाजत करेंगे। सवाए इस बूढ़े को जिसने चौधरी हयात से पहले बात की थी, सब राठ चौधरी यही चाहते थे, जंज ज़रूर जाए और राबिया का डोला ज़बरदस्ती ले आना चाहिए। लेकिन बूढ़े का ख्याल था लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल ना होगा। अगर चौधरी सिकंदर ने पुलिस बुलवाई तो काम ज़्यादा बिगड़ जाएगा और हमारी बदनामी होगी। मगर जब तक पुलिस पहुंचेगी हम डोला लेकर वापस आ चुके होंगे। बूढ़े चौधरी ने दोनों हाथ उठा दिए, ज़रा सब्र करो, बुरे काम का नतीजा भी बुरा निकलता है। मेरा ख्याल है हमें पहले चौधरी सिकंदर से मिलकर पूछना चाहिए कि मंगनी क्यों तोड़ दी। हो सकता है उसने लड़के में कोई ऐब देकर अपना इरादा बदल दिया हो। चौधरी जी, चलो मेरे भतीजे जमाल में 10,000 ऐब होंगे, मैं मान लेता हूँ, लेकिन सिकंदर का फ़र्ज़ था वो मंगनी से पहले लड़के को देखता और अगर वो ऐबी था तो मंगनी न करता। जमाल कल परसों तक तो ठीक था, आज वो ऐबी नज़र आने लगा। मैं ये बात नहीं मान सकता। यह सब अल्लाह कल्ला जवाया की शरारत है और वो सियालों को बेइज्जत करना चाहता है। दूसरे लोगों ने भी चौधरी हयात की हाँ में हाँ मिलाई। अगर जमाल ऐबी है तो फिर भी ये शादी अब होकर रहेगी। बूढ़ा आखिर दम तक मुखालफत करता रहा लेकिन चौधरी हयात ने अपना मंसूबा तैयार कर लिया। सियाल बरादरी के तकरीबन 150 आदमी शादी पर जमा हो चुके थे, जिनमें 70-80 गबरू जवान थे। हयात ने रातों रात बर्छियों का बंदोबस्त कर लिया। 3 चौधरियों के पास बंदूकें भी थीं। फिर मर्दों से निकलकर ये बात औरतों तक पहुंच गई कि राबिया के बाप ने डोला देने से इनकार कर दिया, मगर जंज कल ज़रूर जाएगी और सियाल अपनी इज्जत को हर कीमत पर बचाएंगे। सबका यही ख्याल था कि चौधरी सिकंदर जब सियालों के हाथों में बर्छियाँ और बंदूकें देखेगा, जब उसे हर जांजी के माथे पर गुस्से की सलवटें नजर आएंगी, तो आप लड़की का डोला रवाना कर देगा।
मगर उसने ऐसा न किया तो फिर सियाल उसे अपना हाथ दिखा देंगे। जमाल की फूफी बहन ज़ैनब चौधरी सिकंदर के भांजे नूरे के साथ ब्याही हुई और अपनी माँ के साथ मेल में शरीक थी। इसका खामंद अपने मामे चौधरी सिकंदर की तरफ शरीक हुआ था ताकि दोनों तरफ के रिश्तेदारों को खुश किया जा सके। चांद की 14वीं रात को सियालों ने यह फैसला भी किया अब ज़ैनब अपने खामन नूरे के घर नहीं जा सकेगी। अगर मंगनी टूट सकती है तो एक शादीशुदा औरत भी अपने खामन को छोड़ सकती है। ज़ैनब के 2 बच्चे भी थे और दोनों माँ के साथ आए थे। चौधरी अयाद ने कहा, हम इन बच्चों को कल नूरे के पास पहुँचा देंगे। ज़ैनब ने यह अजीबोगरीब फ़ैसला सुना तो इसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो अपने खामन से बहुत प्यार करती थी। दोनों का आपस में बड़ा सलूक था, मगर अब जमाल की फूफी अपनी बेटी से कह रही थी, बरादरी की खातर ये तुझे सब कुछ करना होगा। जब चौधरी सिकंदर को मालूम होगा कि इसके भांजे का घर उजड़ रहा है तो राबिया का रिश्ता देने पर तैयार हो जाएगा। ज़ैनब पहले तो खामोश रही, फिर उसने कहा, मैं कल बताऊंगी। जब दूसरे दिन का सूरज चढ़ा और जांजी तैयार होकर घोड़ियों पर सवार हुए तो चौधरी हयात और उसकी बहन दोनों ज़ैनब को ढूंढ रहे थे। आखिर पता चला कि सुबह की नमाज के वक्त वो अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर मुंह अंधेरे ही बाहर निकल गई थी। फिर उसे किसी ने नहीं देखा। ज़ैनब बच्चों को लेकर जा चुकी थी। जमाल की फूफी ने सर पीट लिया। पहला शगुन ही अच्छा न था। सूरज सवा नेज़े पर बुलंद हो चुका था जब सियालों की जंज चक सियालों की तरफ रवाना हुई, मगर न ढोल ताशे बजे, न औरतों ने घोड़ियाँ गाईं, न कोई दूसरी रस्म अदा हुई। कोई औरत और लड़का बाला जंज में शरीक न था। बाज़ जवान और बड़े बूढ़े भी शामिल न हुए और अपने चक्कों और गाँव को लौट गए। जंज में कुल 100 आदमी थे और इनमें हर कोई किसी न किसी हथियार से मसल्ला था। चक सियालां जंग और सर शबीर के दरमियान वाक़या है, जहाँ चौधरी सिकंदर इस आने वाली क़यामत से बेखबर अपनी बेटी को सुल्ताने के साथ विदा करने की तैयारियों में मसरूफ़ था। चौधरी अयाद का मंसूबा ये था, सुल्ताने को जंज से पहले ही जमाल की जंज लेकर पहुँच जाए और चौधरी सिकंदर की हवेली को घेर ले। साथ ही उसने ये बंदोबस्त भी किया था कि चक में पहले पहुंचकर 40-50 जवानों को सरशमीर की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैठा दे ताकि सुल्ताने की जंज को चक से बाहर ही रोक दें और उसे चौधरी सिकंदर की हवेली तक न पहुंचने दें। ये इस खौफनाक आग का धुआं था जो चांद की 15वीं तारीख को चक सियाला में भड़कने वाली थी। ये इस काले बादल की बिजलियाँ थीं जो सुल्ताने और लाडो रानी के ब्याह पर गरजने बरसने वाला था। मैं बता चुका हूँ, चांद की 13वीं को मैं लाहौर में था, जहाँ 3 साल के बाद मैंने बलदेव गरी की खातर फिर एक ख़ून किया और राधे को बोरी में बांध कर धर्मपुरे वाली नहर में बहा दिया था। इसी रात गाड़ी में सवार होकर मैं लालपुर से होता हुआ सरशमीर और वहाँ से मलक अल्लाह जवाया के डेरे पर पहुँच गया। इस सफ़र में बलदेव गरी एक भूत की तरह मेरे जहन पर सवार था और मैं यही सोचता रहा, वो गलत राह पर ज़रूर चल निकला है, लेकिन दिल का बुरा आदमी नहीं। अगर उसे लड़कपन में खस्सी करके मेहनत की गद्दी के लिए ना चुन लिया जाता और उसकी जिनसियत कुचल ना दी गई होती तो वह एक आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारता या फिर डाकू और कातल होता। लेकिन कातल तो वो अब भी था, कम अज़ कम राधे का खून उसकी गर्दन पर था और मैं हैरान था इस लाश को देखकर बलदेव गरी के चेहरे पर किसी किस्म की घबराहट और परेशानी के आसार पैदा न हुए। उसने हर काम बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ किया, जैसे राधे की बजाय कोई आवारा कुत्ता कमेटी का फेंका हुआ कुचला खाकर मर गया हो। रात में जब मुझे याद आया मैंने राधे को गुरुदेव के हुक्म पर पकड़ा और गला घोंट के मार दिया तो मुझे इसकी शख्सियत और भी अजीबोगरीब मालूम होने लगी। क्या वो इससे पहले भी इंसानों को हलाक कराता रहा है? होले होले शीतला मंदिर का गुरुदेव मेरी समझ से बाहर होता जा रहा था। उसने सुल्ताने और लाडो रानी की प्रेम कहानी सुनकर इन प्रेमियों को देखने की ख्वाहिश भी की थी, लेकिन क्यों?
वो सुल्ताने और लाडो रानी से क्यों मिलना चाहता था। इस किस्म की बातें सोचता हुआ मैं सूरज की पहली किरण के साथ मलक के डेरे पर पहुंच गया। सुल्ताना मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और बगलगीर होकर मिला। रघु, मैं डरता था कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। तुम लाहौर में क्यों ठहर गए थे? चाचे के साथ ही आ जाते। अगर मैं ठहर गया था तो आ भी गया हूँ पगले। तेरी लाडो रानी के लिए कोई सौगात ना लाता? ये कहकर मैंने सोने का एक हार इसकी तरफ बढ़ा दिया जो लाहौर के सोहा बाजार से 400 रुपये में ख़रीदा था। हार देखकर वो खुश हुआ और बोला, मेरे लिए कुछ नहीं लाए? नहीं, क्यों? तेरे लिए रघु के तोहफे नहीं, रघु ही काफ़ी है। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, अच्छा, ये हार तुम अपने हाथ से माँ को दे दो, वो खुश हो जाएगी। फिर हम दोनों चाचे की तरफ जाएंगे। मैंने माँ जी को प्रणाम किया और हार बढ़ाकर कहा, माँ जी, ये आपकी बहू रानी के लिए लाया हूँ। उसने हार देखा तो खुशी के मारे आंखों में पानी तैरने लगा। फिर कपकपाती आवाज़ में बोली, पुत्र मुझे क्यों देता है? सुल्ताने की चाची के पास ले जा। बेटा तो ये उन्हीं का है, मैं तो बस इसकी नौकरानी हूँ। मैंने जवाब दिया, मेरी तरफ से ये तोहफा तुम ही मलकानी को दे देना। सुल्ताना उनका पुत्र सही, मगर मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ। माँ जी ने मेरी पेशानी चूम लिया और कहा, हाँ, तू मेरा पुत्र है। मुझे इस बोसे की लज्जत आज तक याद है। इन बूढ़े होंठों में अगरचा जीवन की गर्मी कम हो चुकी थी, लेकिन ममता की तड़प ज़रूर थी। हार का डब्बा माँ जी को देकर हम दोनों हवेली में आए। गुलाम रसूल एक घोड़ी को चारा डाल रहा था जिस पर जैन कसा हुआ था। सुल्ताना कहने लगा, गुलाम रसूल, ये तू हकीम नंदलाल की घोड़ी है? हाँ, वो अभी अभी आए हैं, मलक जी उन्हीं से बातें कर रहे हैं। हम यही समझे मलक ने उन्हें भी जंज के साथ चलने के लिए बुलाया होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद हकीम नंदलाल मलक के साथ ही हवेली से बाहर आया और साफ सलामत करके घोड़ी की तरफ बढ़ा। फिर गुलाम रसूल ने उसे सवार होने में मदद दी और वह जिधर से आया था उसी तरफ चला गया। मैंने पूछा, मलक जी, क्या नंदलाल जंज के साथ नहीं जाएगा? नहीं, वो किसी और काम से आया था। फिर उसने सुल्ताने से कहा वो फ़ौरन कपड़े बदल कर तैयार हो जाए। गुलाम रसूल और अब्दुल को डेरे के आदमियों की तरफ भेज दिया कि वो भी देर न लगाएं, जल्दी आ जाएं। मलक के अंदाज से मालूम होता था वो सुबह ही सुबह जंज लेकर डेरे से निकल जाना चाहता है। मगर मलकानी कहने लगी, रब साईं खैर करे, इतनी जल्दी किस बात की है? मैं तो अभी अपने पुत्र को खारे से उतारूंगी, सेरा बांधूंगी, फिर घोड़ी पर चढ़ाऊंगी। जो कुछ करना है जल्दी कर ले। सुल्ताने, मेरी बात सुन। औरतों के चौंचलों में ना रहना। मैं तुझे 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार देखना चाहता हूँ। अगर हमने देर कर दी तो याद रख, ये वक्त फिर हाथ नहीं आएगा।